अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग टुनाइट विद मोना आलम। इस्तीफों के मामले पे आज खासी टू एंड फ्रो हमें नजर आई। कौमी असेंबली में इस्तीफों के ऊपर पीटीआई अभी भी कायम और दायम है। वो कहते हैं हमारे सारे 123 इस्तीफे मंजूर किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने 11 इस्तीफे तो मंजूर कर लिए हैं, जिसके ऊपर पीटीआई ने भी कई उंगलियां उठाई हैं कि वो शराइत जो अब लागू की गई हैं तमाम इस्तीफों के हवाले से कि जी फर्दन आकर उनकी तस्दीक करें और हैंड रिटन होने चाहिए वगैरह वगैरह, जो एक लंबी सी फहरिस्त थमाई गई है हुकूमत की तरफ से। वो फहरिस्त उस वक्त तो मौजूद नहीं थी जब उन पिछले 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए थे। इस बात में खासा वजन है, लेकिन हुकूमत जो जवाब देते हैं उसमें भी खासा वजन है। राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर कौमी असेंबली ये कहते हैं कि उनको उसके बाद पीटीआई की तरफ से बेपना रिजर्वेशंस मौसूल हुई हैं। 22 लोगों का उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे इस्तीफे हमारी मर्जी से नहीं हैं और ये हमसे जबरन लिए गए हैं। 6 लोगों ने कहा है कि उसके ऊपर दस्तखत जाली हैं। कुछ लोग जो हैं 3 जो पीटीआई के अरकान असेंबली हैं वो बाकायदा आके हाजिरी भी लगाते रहे हैं, अपनी सैलरीज भी ड्रॉ करते रहे हैं, और दीगर कुछ जो अरकान हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं। और एक बात अगर चले राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर की बात हम ना भी माने तो इतना तो हमें पता है कि शकूर शाद साहब जो कराची से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने बाकायदा अदालत का रुख किया था अपने इस्तीफे के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि मेरे इस्तीफे को कबूल करने से रोका जाए। तो ये बातें तो हमें बिल्कुल नजर आ रही हैं। तो यानी कि ये कि दाल में कुछ काला है और दोनों तरफ से काला है। अब ये मामला नाजरीन कहां जाकर बैठेगा, पीटीआई इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, और हुकूमत वक्त कितना कामयाब हो पाएंगे उनको फोर्स करने में कि वो असेंबली का हिस्सा रहें, ये भी वक्त बताएगा। इसके ऊपर भी नाजरीन बात रहेगी। आजम स्वाति साहब की मुश्किलात में कमी आने का नाम नहीं ले रही और आज भी मजीद उनकी जो रिमांड है उसमें इजाफा हो गया है। जमानतों की दरख्वास्तें उनकी मुस्तरद होती जा रही हैं। ये तमाम मामला भी जूं कतू बना हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये कि जो दीगर अदालतें हैं, ख्वाह वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट हो या सिंध हाई कोर्ट हो, तमाम ने आजम स्वाति साहब को रिलीफ दिया था और तमाम मुकदमात से उनको बाइज्जत बरी किया था, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद लाया गया है और यहाँ पर उनके मामलात या जो दाल है वो गल के नहीं दे रही। इसके ऊपर भी नाजरीन कुछ गुफ्तगू रहेगी। और टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त, ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अलार्म बेल्स, अलार्म की घंटियां बज जानी चाहिए हमारे तमाम सियासतदानों के दिमागों में, जहनों में, क्योंकि अगर टेक्नोक्रेट सिस्टम आएगा तो ये इन सब का कलेक्टिव फेलियर है। हाँ, ये बाज़गश्त हर कुछ माह बाद शुरू हो जाती है और खासतौर पे हम देखते हैं कि जब पार्लिमानी साल खत्म होने लगता है तो उसमें ये वाली जो बाज़गश्त है ज्यादा तूल पकड़ती है। इस दफा इसके अंदर कुछ वजन नजर आ रहा है, क्योंकि जिन अफराद के नाम लिए जा रहे हैं कि जो टेक्नोक्रेट सेटअप में लोग होंगे या टेक्नोक्रेट्स होंगे, वो अब इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाकईतन ये जो आग है, ये जो धुआं है, ये बगैर आग के नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इस दफा शायद इन बातों में कुछ ना कुछ वजन है। क्या इस कलेक्टिव फेलियर के लिए ये तमाम सियासतदान, ख्वाह वो पीटीआई हो या मखलूत हुकूमत, पीडीएम से ताल्लुक रखने वाली जमातें हो, पीपल्स पार्टी हो, क्या इस कलेक्टिव फेलियर के लिए ये तमाम तैयार हैं? इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। मौजूद पैनल का रुख करूंगी। पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज हमारे दोनों साथ होंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पर मेहमानों का रुख करती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सदाकत अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट फॉर ऑब्वियसली हिज पार्टीज पर्सपेक्टिव्स ऑन द मैटर। वेलकम सदाकत साहब, आपको बहुत खुश आमदीद। जनाब निहाल हाशमी नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद सर। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे तमाम मामलात पे। और नाजरीन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब तमाम मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज और अपने तज्जिए तबसरे के साथ हमारे मौजूद हैं। वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज हारिस साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो कलेक्टिव फेलियर है ये तो पूरे तमाम सियासतदानों पे आएगा ना। इससे तो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं रह पाएगा। लेकिन क्या वाकईतन इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के कुछ मंसूबे बना रही है? इज इट अप देयर स्लीव? फवाद चौधरी साहब ने आज इस हवाले से एक बयान दिया है, वो सुनिएगा, फिर उसका जवाब फरमाइएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्या वाकईतन ये सब कर रही है जो वो कह रहे हैं? टेक्नोक्रेट हुकूमत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। जो भी क्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आईनी मामलात में शराकतदार ना बने। जी ब्रिगेडियर साहब, आप ये ख्वाब छोड़ दें, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाब देखना छोड़ दें टेक्नोक्रेट सेटअप के। देखिए मोना, बात यह है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर भाजपा के वक्त में कोर कमांडर ने कलेक्टिव डिसीजन लिया। ये डिसीजन चीफ ऑफ स्टाफ प्रेसिडेंट जनरल से मुनीर का भी है कि वी आर ए पोलिटिकल।
नाउ इसके बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि मुल्क के सियासतदान बैठ के कोई मसाइल हल करें? दे हैव टू शो मैच्योरिटी। हुकूमत और अपोजिशन बैठ के 13 जमातें एक तरफ हैं, 2 जमातें एक तरफ हैं, बैठ के अगर एक किस्म भी एक दफा डिस्कस करें, उसमें बात करें कि हम सियासत की बात कर रहे हैं, हम मुआशी हालात की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो पीपल ऑफ पाकिस्तान विल नेवर लुक टुवर्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप मैच्योरिटी शो करें। डोंट लेट दैट हैपन। आप तो सर आप ना नहीं कर रहे, ये तो इन तमाम के लिए, ये रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफी होनी चाहिए ये वाली बात कि आप नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल मैं ये बात नहीं कर रहा, मुझे तो बिल्कुल इसके बारे में पता भी नहीं, लेकिन मैं अब ये उसके बाद मैं बताता हूँ जी। जब आप मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक जो एक जा रहा है, दलदल में जा रहा है, सियासी हालात खराब हो रहे हैं, अवाम बेचैन हो रहे हैं, सब बेचैन है, तो क्या ऐसी जमहूरियत को हमने क्या करना है? हम पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आइन है, तो कहीं ना कहीं या तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ये करे या चीफ जस्टिस करेंगे, इनको जबरदस्ती बिठाएं और बोले प्लीज सिट डाउन फॉर 2-3 days एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड गेट अप एंड टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आपने अगले पूरे साल, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई आप जैसे कहते हैं ना, अगर मैं स्लैंग में बोलूं, आप बिहेव करें, आप थोड़ा आप तावन करें, आप बिहेव करें, आप इंसान बने और बैठे साथ मुल्क के लिए बैठे हैं और फिर उसके बाद एक कोई फैसला करें, अवाम को बताएं रोड मैप पूरे साल का कि कब असेंबली डिसॉल्व करनी है, कब आपने नए केयरटेकर लाने हैं, कब आपने हुकूमत नहीं बनेगी और वो कारोबार कैसे शुरू करेगी। नंबर 2, उसके बाद ये भी अवाम को बताएं कि आपकी मुआशी पॉलिसी क्या है, अवाम को सेटिस्फाई करें एटलीस्ट 1 साल के लिए। जब ये कंफ्यूजन होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो फिर 100 किस्म की क्या सराइयां शुरू हो जाती हैं। ये किसने बिल्कुल, ये तो है सियासतदानों ने करना है, और अगर वो नहीं करते तो मेरा एक फर्म ओपिनियन है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जब बिल्कुल सर के ऊपर पानी आ जाएगा, then somebody will have to come and do something extra, not कि खुदा न खादा मार्शल्लाह ये वो ऐसी बात नहीं है, not at all, लेकिन एटलीस्ट वो ये कहेंगे कि अगर आप नहीं करते then let's try something else। मैं तो ऑनेस्टली फील करता हूँ कि फिर टेक्नो गवर्नमेंट लाएं 2 साल के लिए, ये सारा मैस इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नैब के इशू, फ्लां इशू, सब कुछ खत्म ठीक करके होल्ड इलेक्शन, लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट ऑन किसी को भी करना। बहुत सही है, यानी आप कह रहे हैं कि ये आना चाहिए, ये सारी जो ये पूरा मेस बना हुआ है, आपने जैसे इसको मुखातिब किया, ये खत्म करें, साइड में करें, 2 साल के लिए हमें कोई स्टेबिलिटी मिले और अवाम और मुल्क सुख का सांस लें और एक तरह से क्या कहते हैं, जान छूटे। जी सदाकत साहब, या फिर कुछ मुल्क के लिए बेहतर खुद करें बैठ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी सदाकत साहब, आपने भी कोई कम रोला नहीं डाला हुआ है, और आप ये फरमाइएगा कि आप उन लोगों में से हैं जो फोन कर करके राजा परवेज अशरफ को कह रहे हैं कि भाई इस्तीफे हमारे नहीं है, हमसे जबरदस्ती की, या आप उन 6 में से हैं जो कहते हैं कि दस्तखत नकली हैं, या आप वो हैं वो जो 3 है जिन्होंने हाजिरी लगाई है, या आप वो हैं जिन्होंने छुट्टी मांगी है? आपका शुमार किन एमएनएज में है पीटीआई के? जी मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। ये जो सवाल है इसको मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले पिछले सवाल देखें। ये बड़ा फैंटेसी आपको एक है और बड़ा आपको फैंसी वर्ड लगता है कि जी कोई शायद कोई टेक्नोक्रेट सेटअप, कौन इतना अक्लमंद बैठा हुआ है और जो ये अकेले बैठ के ये फैसला कर लेगा, या 2 या 4 बंदे? ये दुनिया में सारे तजर्बात हो चुके हैं और फेल हुए हैं, और पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा टेक्नोक्रेट ही आते हैं ना, तो आप चेक कर लें कि पाकिस्तान ने मार्शल लॉ में पाकिस्तान के सारे इदारे पीछे गए और पाकिस्तान आज खुदा न खास्ता आपने आपकी हुकूमत ने टेक्नोक्रेट अपनी काबीना में नहीं रखे थे? आपने भी तो रखे थे ना? सब रखते हैं, देखिए सब रखते हैं। अभी आपने सुन लिया ब्रिगेडियर साहब की ये बात। नहीं सुने टेक्नोक्रेट से काम लेना बिल्कुल, ये हर आदमी की जरूरत होती है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ने करना है, इंजीनियर का काम इंजीनियर ने करना है, और जो डिफेंस का काम है वो फौज ने करना है, लेकिन इन सब के पीछे अवामी मैंडेट होता है, और वो अवामी मैंडेट एक अवाम के इलेक्टेड बंदे का होता है जो अवाम को जवाबदेह होता है। अगर ये तजर्बे कामयाब होने होते तो हम आज जियाउल हक को बुरा ना कह रहे होते और मुशर्रफ को गालियां ना दे रहे होते। तो ये बात छोड़ दें, मेरा ख्याल है कोई भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, और कोई भी अपने आप को अकले कुल ना समझे। दे दिया ना सर आपको, सदाकत साहब दे दिया, अवाम ने मैंडेट भर के मैंडेट दिया आपको। आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन जीते, मैंडेट लेके आए। अब आप बताएं ना, फरमाएं हमें कि आप उन 22 में, 6 में, हाजिरी वालों में या छुट्टी वालों में?
अच्छा सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी ये बातें कर रहा है वो उसको पाकिस्तान की शायद समझ ही नहीं है, पाकिस्तानी निज़ाम की, कि पाकिस्तान में आज आप और मैं एक आइन से जुड़े हुए हैं और आइन से मावरा खुदा न खास्ता हम चले गए तो फिर समझे अल्लाह माफ़ करे कभी ऐसा ना हो, तो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। कोई टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है कि जो मसाइल को हल करे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कुछ भी ये किया गया, ये रजीम चेंज अगर ना होता तो आज हम जिम्मेदार होते, हमें आवाम ने इलेक्ट करके भेजा था, हम जिम्मेदारी से 6% ग्रोथ लेके जा रहे थे, रिजर्व भरे भरे थे, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था। ये जो कुछ भी हुआ, ये NRO2 हुआ, ये पता नहीं किसने कराया, सबको पता आपको ये लगता है सदाकत साहब, आप खुल के जो फरमा रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये इसमें PDM से ज्यादा उन लोगों का हाथ है जिन्होंने उनको ये तमाम करने पे एनकरेज किया या मोटिवेट किया? ये तो है ना, आपका ये ख्याल है? आप देखें उन लोगों के मुताबिक जो जिन्होंने ये सब कुछ किया, आजम स्वाति का जुर्म है कि उसने ट्वीट किया और उसकी जमानत नहीं हो रही, और जितने वो 50 बड़े करप्शन के केसेस हैं वो सीधे सीधे उनकी जमानतें हो रही हैं। हाँ। ये सबको समझ आ रही है NRO2 है। अब NRO2 जिम्मेदार है, NRO2 कराने वाला वो शख्स जिसने पाकिस्तान को इस मेस में डाला है। अब जरूर है कि आज बड़ी खतरनाक खबर है कि $5.8 बिलियन हमारे रिजर्व रह गए, तो इसको निकालने के लिए फ्रेश इलेक्शन कराएं। मैं 1,37,000 वोट लेके आया मोना, और मैं उन लोगों में शामिल हूं कि जो जिन्होंने 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया था और उसके बाद अपना ट्वीट भी कर दिया था, और आपके टीवी पे आज मैं पूरी आवाम के सामने कह रहा हूं कि मेरा इस्तीफा मेरा है और मैंने दिल से दिया है, और सबसे पहले इसको कबूल करके मुझे दोबारा इलेक्शन में भेजें। अगर आवाम जबरदस्त हो गया, शॉट आ गया। राजा परवेज अशरफ स्पीकर सुन लेंगे, तो मैं खुशी से कह रहा हूं सदाकत साहब ने अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। सुन लें। हाँ। और स्पीकर साहब के अलावा भी सुन लें। ठीक है, ये हम लोग नहीं है, सही है कि हम आप जाके फोन ना करना कोई दूसरा। एक और बात ठीक है, सही हो गया, हमने आपकी तस्दीक ले ली। निहाल साहब, खुदा के लिए जान छोड़ें, वो कह रहे हैं कि जाने दें हमें। आपके स्पीकर जो आपकी मखलूत गवर्नमेंट के स्पीकर हैं वो पकड़ के बैठे हैं PTI के लोगों को, जिन्होंने तस्दीक कर दी है उनको तो जाने देना। और निहाल साहब ये भी बात फरमाएं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी अभी एक बात फरमाई है कि ऐसी जमहूरियत का अचार डालना है। ये जो अदाद शुमार गिनवाए हैं सदाकत साहब ने, इन्हीं को हल करने के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप अगर आएगा तो आएगा, और ये मलबा ज्यादातर आप पे आएगा क्योंकि इस वक्त आप गवर्नमेंट है, PTI नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना आलम, मैंने सब मोअज़्ज़िज़ दोस्तों की बात को गौर से सुना। मैं एहतराम के साथ सदाकत अब्बासी साहब को कहूँगा कि आपने जब इस टेलीविज़न पे जो ऐलान किया है अपने इस्तीफ़ा का, तो कल बेहतर होगा कि आप स्पीकर साहब के पास भी चले जाएं। टेलीविज़न पे इस्तीफ़ा नहीं होता, आइन का एक प्रोविज़न है, कानून के एक तकाज़े हैं, आप उसको पूरा करें। कल आप चले जाएं, जाकर के कह दें आपको किसी ने नहीं रोका है कोई काम को इक़दाम करने से, तो फिर जो तरीक़ेकार है उसके तहत होता है। छत के मुंडेर पे आकर के नारा लगाने से तो नहीं होता ना, आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। तो आप जरा प्लीज जो आपकी दिल की ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, आप चाहते हैं रिजाइन करें, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू मीट द स्पीकर। स्पीकर की मजबूरी है, वो स्पीकर अपने घर से नहीं है, वो आइन और कानून के तहत स्पीकर है। मैंने हारिस साहब की भी बातें सुनी, टेक्नोक्रेट का भी एक शोशा पाकिस्तान में। अच्छा निहाल साहब, आपसे भी एक सवाल किया सदाकत साहब ने, उसका जवाब जरा फरमा दें साथ साथ ही। वो जो 11 आपने कबूल किए कि PTI ने आज आपसे सवाल किया है, ना उन्होंने इन पर्सन आके तस्दीक की, ना उन्होंने हैंड रिटन दिए, वो तो कबूल हो गए, ये सवाल तो लेजिटिमेट है ना? देखिए जी, जो पास्ट अनक्लोज हो जाता है, जब कोई पास्ट हो जाए, उन्होंने आके फिर कभी कहा नहीं कि नहीं हमने ये नहीं किया। देखिए अकरम साहब जो है कराची लियारी से, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो इलेक्शन नहीं दिया, वो हाई कोर्ट चले गए, और हमने तो इस्तीफा नहीं दिया, वो हाई कोर्ट चले गए। इसी तरह से अहमद मियां सुमरो साहब ने कहा नहीं जी मैंने तो छुट्टी की दरख्वास्त दी है। तो इसी तरह आके कह दे कि हाँ हमने इस्तीफा दे दिया या नहीं दिया, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। जहां तक आप ये बता दें, अगर तो आइन के आपके सामने या हमारे दोस्तों के सामने कोई अहमियत और नहीं है, तो फिर ठीक है, आप टेक्नोक्रेट लेके आए, माशाल्लाह लेके आए, फर्द वाहिद को ले आए, बादशाह ले आए, व्हाटएवर, मगर पाकिस्तान तजुर्बा गाह नहीं है। पाकिस्तान में माजी में बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है और उसकी कीमत अदा करते हैं 22 करोड़ लोग। कोई बड़े लोग जो स्टेक होल्डर अपने आप को कहते हैं, सब मज़े में होते हैं। टैक्स तो आप और हम जैसे लोग भरते हैं ना, टैक्स तो रिक्शा वाला भरता है, इस
खरीदता है वो भी बहुत सही टैक्स बात भरता है, तो टैक्स भरने वालों से चले पूछे, कोई कहीं तो आपकी वो मसले- दोस्ती हुई अभी टेक्नोक्रेट की बात गश्त ने आपकी दोस्ती तो करा दी, वो अगलों ने क्या पता ये शोशा इसीलिए छोड़ा आपकी थोड़ी दोस्ती हो जाए। और सुन लेना मेरी पूरी बात सुन ले। अच्छा, पीडीएम को फायदा होता है टेक्नोक्रेट का, ब्रिगेडियर साहब की और सब अच्छे भी नहीं है। सियासतदान के लिबादे में अगर करप्ट लोग आ जाए तो ये अवाम का फर्ज बनता है कि उनको निकाल बाहर करें। ये सबसे आसान तरीका है सियासतदानों को बुरा भला कहना, फेलियर कहना। ये सियासतदानी थे जिन्होंने सीपैक लाया, ये सियासतदानी थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ये सियासतदान का ही दौर था जब 30 रुपए का आटा था 2017 तक, पेट्रोल 60 रुपए का था, डॉलर 80 रुपए का था। ये सियासतदान था, नवाज शरीफ कोई बादशाह तो नहीं थे, सियासतदान थे। और आप मौका दें, ये कोई रिमोट नहीं है कि आप ऐसे दबाएंगे तो था ना और सर, आगे से $100 चीजों की कीमत जो पता नहीं कितने 31,000 करोड़ जो लिया लोन, इमरान खान साहब ने जो पैसे लिए वो कहाँ गए? 2-3 व्यूज आए हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं 60, मुझे पैनल पे कह रहे हैं 65, मुझे 50 भी याद है। तो ये तो था ना डिक्टेटर का दौर आपके हिसाब से, जो आप जिनको डिक्टेटर कहते हैं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, उस वक्त अमेरिका से फ्लो ऑफ मनी था। देखिए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप चले, फाइनेंस वाला फाइनेंस करे, दिफा वाला दिफा करे, मजहबी उमर करे, इंसाफ वाला इंसाफ करे, सियासतदान सियासत करे, ट्रेडर करे, एंकर एंकरी करे, मीडिया अपना काम करे, क्रिकेटर क्रिकेट। हर आदमी जब सियासत के खेल में आता है तो वो बहुत ज्यादती वाली बात होती है, वो बड़ी ज्यादती वाली बात होती है। पाकिस्तान को तजुर्बा हर आदमी नहीं आना चाहिए सियासत के खेल में, ब्रिगेडियर साहब। और आपने बीच में ये एक बात फरमाई जी मोना जी सर, आपने एक बीच में बात फरमाई कि टेक्नोक्रेट सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा पीडीएम को होता है। वो कैसे सर? एक तो ये एक्सप्लेन करें और दूसरा ये भी बताएं कि ये जो NRO2 वाले ये जो बासगश्त है ना, ये दरअसल ब्लेम ही सारा एस्टैब्लिशमेंट पर है। आपको पता है, ये बात कंप्लीट नहीं हुई है। जो भी फैसले करने हैं वो ड्राइंग रूम में नहीं, कुछ कह रहे हैं, मुकम्मल कर लें सर। जी मैं ये कह रहा हूं जो भी पाकिस्तान से हमदर्दी रखता है पार्लियामेंट में आके बैठे और पार्लियामेंट फैसला करेगी। ये कोई ड्राइंग रूम में कोई स्टेक होल्डर किसी और जगह नहीं हो सकता है, कोई फर्द वाहिद भी नहीं कर सकता, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं कर सकते, कोई टेक्नोक्रेट भी नहीं कर सकता, कोई टॉक शो भी नहीं कर सकता। इसमें मुंतखब नुमाइंदों को आके पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा तो पाकिस्तान का टेक ऑफ हो जाएगा। ये वैसे आप देखें आपकी और पीटीआई की दोस्ती हो गई है वैसे इस वाली बात पे, इस नुक्ते पे आप दोनों इकट्ठे हैं। अभी बड़ी के फैसले भी अमेरिका करना शुरू हो गया है ना, अभी बड़ी इनकलाबी तकरीर सदाकत साहब ने भी की है जी। अच्छा, मुझे लौटना है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी बात सुनूंगी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर साहब, अब आपने तमाम बात का जवाब देना है। बहुत इनकलाबी बातें की हैं दोनों हजरात ने, हमारे दोनों सियासतदानों ने, और वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि पार्लियामान जो जिसका काम है वो वही काम करे। और ये भी बताइएगा कि आपने बीच में एक बात ये कही कि पीटीएम को फायदा होता है टेक्नोक्रेट सेटअप का, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखें, बिल्कुल बात ठीक है, मैं बिल्कुल निहाल हाफिज़ मेरे बहुत मोहतरम है, मैं उनको बड़ी तरह जी बिल्कुल ठीक। और यही एग्जैक्ट एस्टैब्लिशमेंट चले वट एवर पहले होता रहा। आप कहा कि वी आर पॉलिटिकल, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप अपने फैसले खुद करें। सो अब 1, 1.5, 2 महीने में मुझे ये बताएं, 3 महीने में मुल्क का क्या हाल है? क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम की हमें किसी को फिक्र है? मैं इंक्लूडिंग माइसेल्फ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। हर एक को अपनी पार्टी का, अपने जाती मफादात का और इलेक्शन की फिक्र है, मैं आई एग्री, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की फिक्र करें। इस वक्त क्या जरूरी नहीं है कि ये तमाम सियासतदान बैठ के किसी एक मसले पर आके अवाम को रोड मैप दें, जी अगले साल 1 साल के लिए हम ये करेंगे, इलेक्शन कब होंगे, हुकूमत कब जाएगी, केयर टेकर कब आएंगे, नई हुकूमत कब बनेंगे, इलेक्शन कब होगी, और उसके बाद सेकंड हुकूमत इकोनॉमी का बताए कि जी हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं इसाक साहब, मैं भी कहता हूँ खुदा ना खासा पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन डिफॉल्ट से तो बच जाएगा। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी? मुल्क का निजाम, मुल्क की एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, उसके बाद कारोबार, जिंदगी, इन्वेस्टमेंट, दहशतगर्दी की ये सब एक नई लहर आ गई, उसका क्या हाल होगा? यही एक अपॉर्चुनिटी इस मौके पे मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे एपीसी के बच्चों के बाद, शहादत के बाद एक एपीसी हुई थी, अभी आप इसी बहाने कर लें, सिट डाउन,
सिट डाउन। टेल टू द एस्टैब्लिशमेंट कि वी आर वेरी मैच्योर एनफ, हम अपने फैसले खुद करेंगे। ये एक्चुअली सर ऐसा मालूम हो रहा है, वो हमारे लोग, कुछ लोग ये सोच भी रहे हैं कि ये शायद इनकी दोस्ती कराने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है कि टेक्नोक्रेट सेटअप, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा खौफ खा के दोस्ती कर लें। ये बताएं कि ये जो आपने फरमाया ना कि पीडीएम को फायदा होता है टेक्नोक्रेट्स का, वो कैसे? देखें, इस वक्त पीडीएम की ग्राफ अगर पीटीआई काम करें तो इस वक्त पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन में क्या होता है नो आइडिया। उसके बाद 60% यूथ में से चले 40% साथ है कुछ और लोगों में। इस वक्त अपरेंटली ये सिचुएशन है बिकॉज पीडीएम ने कोई अवाम को डिलीवर नहीं किया। अगर 8 महीने आए थे तो आपके पास, तो इसलिए उसके बाद फिर आपने अपने केसेस खत्म कर दी। जो इमरान का नैरेटिव था, पीडीएम ने कोई काउंटर नैरेटिव बिल्ड नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं और आगे ये करेंगे 6 महीने तक आवाम। अच्छा नहीं सर, ये जो केसेस खत्म वाली बात है ना जो आपने अभी फरमाई है कि बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पीटीआई कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की माशाल्लाह मुआवनत से ही हो रहे हैं केसेस खत्म, और एनआरओ 2 कोई सियासतदान तो देता नहीं है, ये एनआरओ 2 वही देते हैं जिन्होंने पहले भी दिया है। लेकिन बात ये है कि अब असेंबली में तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं कानून को चेंज किया ना, ये तो खुद चेंज कर रहे हैं ना। आप कम से कम उसके बाद कौन सी डेमोक्रेसी है ये मुल्क में? लेकिन सर आशीर्वाद तो कहीं होगा ना, कहीं बैकिंग तो होगी ना। जैसे इमरान खान तो ये इस हद तक कहते हैं कि मेरे पास तो नैब में तमाम केसेस रेडी थे और मैं सबको, इन लोगों को मैं अंदर कर देता और ये कन्विक्ट भी हो जाते, सब कुछ हो जाता, लेकिन वो उनको रोकने वाली एस्टेब्लिशमेंट थी और फॉर्मर आर्मी चीफ का नाम लिया है बाकायदा इस मामले पे खान साहब ने। वो बात होगी, चलें अब तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, अभी भी मौका है ना। आप मुझे बताएं कौन सी डेमोक्रेसी में देयर इज नो अपोजिशन इन असेंबली? आप कर रहे हैं, आपने अपनी मर्जी का एक आपने लीडर ऑपोजिशन लगा लिया, ठीक है, पूरी एक पॉपुलर पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बाहर बैठी हुई है। क्या ये डेमोक्रेसी है? तो ये इसका हल निकालें, नहीं निकालेंगे और फिर पीडीएम को देखें। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो दे कैन, आई डोंट से कि मेरी अपनी एनालिसिस है कि शायद पीटीआई को फायदा हो, ठीक है। 1 साल के बाद निहाल साहब आपको फायदे का सौदा बताया है, घाटे का नहीं है ये। और 1-1.5 साल इलेक्शन होते हैं तो इनको फायदा होगा, ये अपना काम को डेवलप करें, वहां पर कॉन्फिडेंस करें, सही फायदा होगा। शायद हो सकता है आवाम जो है वो तल्ख यादें भूल जाए, महंगी रोटी की और महंगे आटे की और वगैरह वगैरह और महंगे डॉलर की। सदाकत साहब, लेकिन आपने भी कोई कम नुकसान नहीं पहुंचाया और एहसन इकबाल साहब ने आपको बाकायदा गद्दारों की फहरिस्त में, आप नहीं मतलब पूरी पीटीआई को उन्होंने डाला है, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये आप ही का बयानिया है कि डिफॉल्ट कर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने इस हवाले से क्या कहा है वो सुनिएगा और फिर आप तबसरा फरमाएं। पाकिस्तान के अंदर सलाहियत है कि वो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर सकता है और उनसे कामयाबी से आगे निकल सकता है। तो पहली बात यह है कि कोई पाकिस्तान को जो कहे कि डिफॉल्ट होगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफॉल्ट ना किया है और ना कभी इंशाल्लाह करेगा। जी सदाकत साहब, आप क्यों पाकिस्तान के दुश्मन बने हैं बकौल हुकूमत है पाकिस्तान के? कि आप पाकिस्तान के या पीटीआई पाकिस्तान की दुश्मन है ना? डिफॉल्ट का नैरेटिव तो आपका है। अच्छा, मुझे बेचारों पे बड़ा तरस आता है। उनको सिर्फ इतना करें कि जो आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उनके वजीर खजाना थे मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल साहब के, वो खुद कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नंबर 2, जब ये आए थे तो पाकिस्तान के रिजर्व को 11 अरब के करीब थे, आज वो रिजर्व 5.8 अरब रह गए। तो हर ज़ीशोर आदमी को समझ रहा है कि वो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। बहरहाल ये तो इसका जवाब है। अब जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी सारे अपने अपने मफाद में, तो मुझे बताएं ब्रिगेडियर साहब, मेरी पार्टी की आज 70% पाकिस्तान में हुकूमत है, हम तरक्याती काम करवा रहे हैं, हमें और वोट पड़ेगा जब हम अगले 1.5 महीना 2 महीने 3 महीने और काम कराएंगे। अगर बजट मिल गया तो हमें और तरक्याती फंड मिलेगा, हम और मजबूत होके आएंगे। तो मैं आज क्यों असेंबली के सामने इस्तीफा देने के लिए खड़ा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। जिसने भी एनआरओ दिया वो तो हो गया, और आप कह रहे हैं असेंबली में कानून उन्होंने पास किया जिनको डायरेक्ट अरबों रुपए का फायदा था। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उन लोगों को मौका दिया गया, उनको हुकूमत में लाया गया और वो हुकूमत में आके उन्होंने कानून चेंज किया और आपके और मेरे टैक्स के पैसों में से। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, बड़ी आपने दिलचस्प ये एनालॉजी एक लगाई है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोगों को ला के जिन्होंने बिठाया है उनका कसूर है और उन्होंने ही फिर कानून चेंज हो गया, किया है, ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ उस कानून के चेंज होने से
एक तो जो पिछला करप्शन आपकी मेरे पैसों की हुई थी वो आज खुले हो गए, और नंबर 2 आइंदा सबको इनकरेजमेंट है कि करप्शन करें और आइंदा आने वाला कोई और आदमी आपको एनआरओ दे देगा और आप जितने कानून है वो बदल के अब आपको करप्शन तकरीबन फ्री हो गई है और उस पर कोई कानून नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, मैं अपनी हुकूमत छोड़ के इसलिए इलेक्शन चाहता हूँ जल साहब कि मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी बुराइयां आप और मैं गिन रहे हैं, ये तो चोरों का टोला है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। उस बुराइयों की वजह क्या है कि पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए सियासी, और सियासी इस्तेकाम कब आएगा, जब एक फ्रेश मैंडेट से नई गवर्नमेंट आएगी और वो बैठ के, उसको किसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर वो जीत गए दोबारा, सदाकत साहब, अगर आपके तमाम जो मंसूबे हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन है जनरल इलेक्शन से अगर वो पूरी ना हुई और वो जीत गए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सड़कों पे निकलेंगे, फिर आप कहेंगे दोबारा इलेक्शन कराओ, अब दोबारा धांधली हो गई, मतलब उसके लिए भी आपको बैठना तो पड़ेगा ना इलेक्शन करवाने के लिए भी। पूरी तरह सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके उनके सामने अपना जो वो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। में यही तो होता है। हाँ। अवाम क्या, जी बिल्कुल, अगर आज इलेक्शन हो, आज से 2 महीने 3 महीने बाद इलेक्शन हो, पीडीएम जीत के आ जाए और वो आके मुल्क के लिए फैसला करे, लोग उस पर एतबार करेंगे अगर लोगों ने वोट दिया होगा। हाँ। लेकिन पीडीएम क्या है, सुने 27 किलोमीटर पे इनकी हुकूमत है, वहां इनके पास सारे इदारे हैं, इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत है, जहां इनका तोती बोलता है, वहां ये इलेक्शन से भाग गए। हाँ, इलेक्शन से तो ये मसला जरूर है कि बार बार तो ये एक राह फरार इख्तियार की जा रही है। ठीक है, इनको सियासी मौत नजर आता है, इसलिए ये इलेक्शन के ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। वरना अगर पाकिस्तान को ठीक करना हो तो पाकिस्तान में बिल्कुल सलाहियत है, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बिल्कुल पाकिस्तान अपने इन चैलेंज से निकल सकता है। लेकिन रुकावट क्या है कि चोरों को पकड़ के बैठा दिया गया, वो अपने केसेस माफ करें। मुझे ये बताएं निहाल हाशमी साहब, कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान में गरीब मर रहा है, आटा 125 रुपए किलो हो गया, हर मैशत नीचे जा रही है, रिजर्व कम हो रहे हैं, और आपके वजीर बढ़ते जा रहे हैं। आपको कोई शर्म है? वो वजीर कर क्या रहे? 78 वजीर आपने लगा दिए। निहाल साहब इसका जवाब फरमा दे। वज़रा, बड़ा सीरियस सवाल है ये जी। 78 वजीर को क्या लॉजिक है? जी, ये जो वुकला, एक वो जो फौज है, ये जो वजीरों की, इसकी क्या लॉजिक है? निहाल साहब चोरों का टोला कह के वो खातिब किए और इन्हीं लोगों ने कानून बदला है नैब का। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें तो कोई शुकूक व शुबात नहीं है ना सर, कि इलेक्शन मुलतवी पे मुलतवी होते जा रहे हैं, चाहे वो कराची के हों या इस्लामाबाद के हों। ठीक है, तवज्जो से मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। मेरे भाई पहले, इससे पहले भी बहुत सारी बात करते रहे करप्शन के। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उन्होंने कहा देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो क्राइम, देयर इज नो मनी लॉन्ड्रिंग, कोई जुर्म नहीं है। इसी तरह से डेली मेल ने माफी मांगा शहबाज शरीफ साहब से। इसी तरह से जो ब्रॉडशीट वाले मुंह से काफी थे, उन्होंने माफी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जनाब ये जो चोर कह रहे हैं, जरा ये पढ़े लिखे आदमी इनको सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कोई केस नहीं बना, फिर आप उसको एफआईआर में ले गए, नैब का केस नहीं बना। तो खुदारा ये लफ्ज आप, ये जो आपने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में मेरे अलावा सब चोर है, हालांकि कुदरत ने स्टैब्लिश कर दिया आप चोर है, घड़ी चोरी से लेके हर चीज आप पे आ गया। अब आ गई बात कि जनाब हम इलेक्शन के हवाले से जब ये बात करें तो इनसे कोई पूछे कि जनाब बल्दियाती इदारे जो पंजाब में फंक्शनरी थे उनको इन्होंने क्यों तोड़ दिया, और फिर पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 12 कहा कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं, आपने नहीं करवाए, आपने सिंध में नहीं करवाए। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, और फिर आप मुझे जवाब दे कि आप इलेक्शन अव्वल तो जीतेंगे नहीं, और अगर जीत जाएंगे तो आप क्या, कौन सी दूध और दही की दरिया बहाएंगे? आपने पौने 4 साल में 31,000 करोड़ 31 बिलियन डॉलर आपने कर्ज लिया। कहा गए वो पैसे? चोर, दूसरों को बोलने वाले, डाकू, वो सर आपके कर्ज चुकाने के लिए ये भी गिनवाते हैं, बोलने दे। साकिब निसार से पूछे, आसिफ सईद खोसा से पूछे कि आटा जब 30 रुपए का था, पेट्रोल जब 60 का था नवाज शरीफ के दौर में, डॉलर जब 60 का था, तो क्या उनको था कि उन्होंने हुकूमत को उठा के पकड़ के लाइन को कटहरे में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग पूछते हैं कि आपने ये कहां से पैनामा लाया था?
और आपने क्यों निकाला नवाज शरीफ को, और आपने महंगाई क्यों लाई? आपके लाखों के लाए थे, ये लादने के साथ महंगाई भी आई। वो मुझे पूछेगा क्या आज से उनसे? 8 महीने पहले सियासतदानों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है। आज क्या हुआ है? ये अपना जवाब दे, ये अपना जवाब दे। अच्छा, लेकिन निहाल साहब इतना पॉइंट तो वैलिड है ना कि ये देखिए जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा मईशत के हवाले से ऑब्जर्वेशन आपके पुराने फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल भी कर रहे लड़ाई हैं। झगड़ा होता है, सिर्फ वहाँ PTI रिश्तेदार भी नहीं नहीं है आता है। तो ट्रेडर्स कहां से आएंगे यहाँ, कारोबारी कहां से आएंगे? इमरान खान मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी करो। आप इमरान खान कह रहे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना करो, इमरान खान बिल जला रहे हैं। ये वजीर आजम बैठ करके भी, ये वजीर आजम बन के भी कंटेनर पे बैठे रहे। ये 12 कह रहे पाकिस्तान को मैं नहीं चलने दूंगा। ये कहते हुकूमत को नहीं, ये पाकिस्तान को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। हमारे बच्चों के मुंह से अच्छा, मिफ्ता साहब ने जवाब फरमा दें, निहाल साहब मिफ्ता साहब की जुमला जरूर फरमा दें कि मिफ्ता साहब ने भी तो कहा है ना डिफॉल्ट और ये तमाम बातें आपकी पार्टी की, आपकी जमात की तरफ से भी आ रही हैं। सर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर 2 दफा रहे हुए। देखिए मिफ्ता साहब एक नादान और कमजोर सियासी आदमी है, कमजोर सियासी आदमी, उनको सियासत का इदराक नहीं है। तो क्यों लगाया आपने उनको वजीर खजाना? आपने लगाया तो था ना, नहीं हमने नहीं लगाया था, लगाया ये हमारे कोटे में थे, 6 महीने पहले कोटे में हमारे जरूर थे, आप इतने मगर नालायक हैं कि कहीं और से थे। वजीर लगाते हैं। पाकिस्तान आपकी तजर्बा का देखिए जी, आपके यहाँ के सारे काबिल हैं, आपके पास 6 वजीर खजाना है, हमारा तो एक मिफ्ता। आपके पास तो 6 वजीर खजाना है और दोनों के लिए एक दूसरे के वजीर खजाना कितने तब्दील हुए हैं? आपने कर्ज लिया 31,000। I give the parting word to Brigadier साहब। डॉलर कर्जा लिया आपने, क्यों लिया आपने? जी जी ब्रिगेडियर साहब आखिरी जुमला फरमा दें, चंद आखिरी सेकंड है, आपका पार्टिंग सेंटेंस आ जाए। हिसाब दे हमें, पाकिस्तानी कौम को ये पता अदा कर रहा है। वो 31,000, वो 31,000, वो 31,000, जी जी ब्रिगेडियर साहब, निहाल साहब आप 31 अरब। आप दोनों एक दूसरे को अपने पुराने फाइनेंस मिनिस्टर्स के बयान याद करवाते हैं। ब्रिगेडियर साहब की जुमला इसमें कह दें। इमरान खान का दौर था ना जनाब, जहां पे आज भी जी ब्रिगेडियर साहब में और बीआरटी में घपला। आप इस्टेब्लिश चोर है यार, आपने इस्टेब्लिशमेंट किया चोर को। अवाम को सेटिस्फाई करने पर आगे चलता। दैट इज रेसिपी फॉर पाकिस्तान। इलेक्शन का ऐलान करें हम कल। सही है, सही, इलेक्शन का इसरार है, इलेक्शन का ऐलान मैं करता हूं, लौटने का इलेक्शन इसरार होगा है। अक्टूबर किसके आप